हेलो बच्चों, मैं रीना गुप्ता। मैं आज आपको केमिस्ट्री क्लास 12th का पढ़ाऊंगी, जिसमें कि आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप एनसीईआरटी की बुक लाइन बाय लाइन समझें। इस वीडियो में लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से सॉल्यूशन जो है आपका पहला चैप्टर होता है। जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बुक से आपको पढ़ा दूँगी, और कुछ पार्ट जो रहेगा उसे वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे प्लीज़ सजेस्ट करें कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं। जहाँ पे थ्योरी पार्ट है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो आप देखें जो केमिस्ट्री क्लास 12 के प्लेलिस्ट में है। मेरे चैनल पे जाएं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप उसमें केमिस्ट्री क्लास 12 के देख सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ाने वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपको बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन में हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब पहले देखें लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में हमें देखना होता है। इसके लिए आप एक क्लोज कंटेनर ले लें। नीचे में लिक्विड फेज़ है और ऊपर में वेपर फेज़ है। जब हम हीट करते हैं तो नीचे वाला लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो सरफेस पे जाकर वेपर बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट के लिए हम 1 लेते हैं और A लेते हैं, और सॉल्यूट के लिए 2 और B लेते हैं। जब हीट करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन वेपर में चेंज होता है, तो लिक्विड फेज़ इक्विलिब्रियम में चला जाता है वेपर फेज़ से, जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लिक्विड जो होता है वो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूट में सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, और सॉल्यूट में सॉलिड लिक्विड और गैस रहेगा। हमने गैस के साथ पहले पढ़ चुका है, जिसमें हेनरी लॉ मैंने बताया था आपको। अभी ये दोनों स्टार वाले जो हैं उसको सॉलिड को हम पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, जिससे आपके नोट्स बनके तैयार हो जाएंगे। आज हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आप कोशिश करें केयरफुली इसे बच्चों सुने, और जो भी वाइट बोर्ड पे लिखा है तो उसे नोट करने की कोशिश करें। कोशिश किया है बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाए। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होगा। जनरली सॉल्वेंट जो होगा वो वोलेटाइल होगा, और सॉल्यूट जो होगा वो वोलेटाइल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। 2 तरह का सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन लिक्विड भी पढ़ेंगे। जब वेपर प्रेशर की बात आती है तो हमेशा आपको क्लोज कंटेनर लेना होता है। इस बाइनरी सॉल्यूशन में आपको 2 वोलेटाइल लिक्विड लेना होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, 2 कंपोनेंट। इसी क्लोज कंटेनर की बात कर रही थी। नीचे जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें 1 और 2 जो कंपोनेंट्स है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों लिक्विड कंडीशन में होंगे, जिसके कारण दोनों एवोपोरेट होगा जब हम हीट करेंगे। ओपन वेसल में लेंगे तो वेपर प्रेशर की बात नहीं होगी, और सरफेस पे वो एवोपोरेट करेगा, मीन्स सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पे एवोपोरेट करेगा, जो वेपर फेज में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड फेज और वेपर फेज जो होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से लर्न कर लें, जिसके कारण टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो P टोटल कहलाएगा एट दिस स्टेज। P1 और P2 जो होंगे वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। 1 जो होता है कंपोनेंट 1 के लिए, और 2 जो होता है कंपोनेंट 2 के लिए होगा। और मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 के लिए x2 या फिर psi2, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के लिए psi1। जब वेपर प्रेशर की बात आती है तो फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्टी रॉल्ट्स के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। 1886 रॉल्ट्स ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में दिया था, जिसे हम रॉल्ट्स लॉ कहते हैं।
इक्विलिब्रियम को मैंने EQM लिखा है शॉर्ट फॉर्म। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर राइट डाउन कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लाइन बाय लाइन आते हैं NCERT के, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। और NCERT की बुक गीता की तरह होती है, जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार आप नई चीज़ समझेंगे। आप इस वक्त भी इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखेंगे रॉल्स लॉ क्या होता है। रॉल्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हीट करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इस लिक्विड सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 और 2 दोनों है। सॉल्यूशन को SON मैंने लिखा है, तो हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। शॉर्टकट के लिए मैंने PP लिखा है, पार्शियल प्रेशर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब हम समझे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। प्रेशर एग्जिबिटेड बाय वेपर प्रेजेंट ओवर अ लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। इस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो वेपर फेज में आएगा, लेकिन रॉल्स लॉ हमेशा सॉल्यूशन में ही बात करते हैं। और जो बाउंड्री मैंने बनाया है वो सरफेस है, उसके ऊपर वेपर प्रेशर है। अब जाने वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है। दैट वेपोराइजेज ईजली वेरी फास्ट। एग्जाम्पल केरोसिन, ईथर, पेट्रोल, स्पिरिट, एसीटोन एक्सेट्रा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए रॉल्स लॉ में फॉर कंपोनेंट 1 P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 होता है। P1 नॉट जो है दैट इज रेफर्स टू द प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर की बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और द सेम टेम्परेचर। उसी तरह से दूसरे कंपोनेंट के लिए P2 इज प्रोपोर्शनल टू X2, दैट मीन्स इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट P2 नॉट लगाते हैं तो P2 नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 एट द सेम टेम्परेचर। जैसे P1 नॉट जो है वो प्योर का है और P2 नॉट है वो प्योर कंपोनेंट 2 का है। P1 को हमने इक्वेशन 1 लिया है, P2 को हमने इक्वेशन 2 लिया है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर P total over the solution phase in a container will be the sum of the partial pressure of the component of solution and is given by P total is equal to P1 plus P2। and P1 and P2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में, जो P total is equal to P1 नॉट X1 plus P2 नॉट X2 आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है, तो X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 हो जाएगा। अब X1 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, 1 माइनस X2 आएगा, P1 नॉट होगा प्लस P2 नॉट इंटू X2 होगा। फिर से इसे एक्सपैंड करते हैं इस तरह से, P1 नॉट को हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में प्लस लगाने के बाद P2 नॉट माइनस P1 नॉट ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटू X2 हो जाएगा, जो कि रॉल्स लॉ का इक्वेशन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखें या फिर लिख लें, क्योंकि इक्वेशन 5 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे वेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं और आपको आसान लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसलिए आप इसे याद करके रखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रॉल्स लॉ क्या होता है, उसको डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से कैसे कोरिलेट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इक्वेशन 5 को आप लर्न करने की कोशिश करें। अब इसे रब कर देती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इस इक्वेशन 5 से हमें 3 तरह का कंक्लूजन मिला है। इसे भी पहले आप लिख लें, लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी और कुछ हद तक आपको याद भी हो जाएगा।
पहला पॉइंट है, इस इक्वेशन का कंक्लूजन का पहला पॉइंट है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। कहने का मतलब है पी टोटल जो है किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन से हम निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन 5 से मैंने x2 से निकाला है, x1 से भी निकाल सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट जो है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। क्लियरली इक्वेशन 5 से हमें समझ में आ रहा है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर of the pure component 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of component 1। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसे समझने के लिए आपको एज्यूम करना होगा कि P2 नॉट जो है वो मोर वोलाटाइल देन द P1 नॉट। जब हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को लेते हैं, वेपर प्रेशर को हम y एक्सिस में लेते हैं और मोल फ्रैक्शन को हम x एक्सिस पे लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में x1 इज इक्वल टू 1 होगा और x2 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका कहने का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 होगा लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन पर, और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं x2 का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है और एक्सट्रीम जो राइट हैंड साइड का जो ओरिजिन है वहाँ पर x2 इज इक्वल टू 1 है और x1 इज इक्वल टू 0 है। इस तरह से हमें दो लाइन मिलता है P1 एंड P2 का, और तीसरी लाइन जो है वो P टोटल का जो सॉलिड लाइन में है। एक तरफ P1 नॉट है, दूसरी तरफ P2 नॉट है। क्योंकि P1 1 नॉट जो है वो लेस वोलाटाइल है देन P2 नॉट का, इसलिए P1 नॉट जो है वो नीचे की ओर है ग्राफ में, थर्ड लाइन वाला, और P2 नॉट जो है ऊपर है। ये प्लॉट जो है वो वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें इस ग्राफ में P1, P2 और P टोटल जो हमें मिला है 1 2 3 करके मैंने इसमें लिखा है, और ये जो तीनों कंक्लूजन है वो ओवर द सॉल्यूशन लिया गया है। और जब कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विथ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, उस केस में हम y1 एंड y2 लेते हैं, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज, जिसको हम P1 इज इक्वल टू y1 इंटू P टोटल लिख सकते हैं और P2 इक्वल टू y2 P टोटल लिखेंगे। जनरल में हम लिखना चाहते हैं तो Pi इज इक्वल टू y P टोटल होगा। y1 और y2 हम जो लेते हैं वो वेपर फेज में होता है मोल फ्रैक्शन का। कन्फ्यूज़न ना हो सॉल्यूशन से, इसलिए हमें वेपर फेज में लेने के लिए y1 एंड y2 लिया जाता है। इन दोनों फार्मूले से हम P टोटल और y1 निकाल सकते हैं और y2 भी निकाल सकते हैं। हम जब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करते हैं तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिलता है, और ये इक्वेशन 5 जो है वो रॉल्स लॉ का है। आप ग्राफ केयरफुली पढ़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। इक्वेशन 5 और डाल्टन्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर होता है वेपर फेज में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। एग्जाम्पल 2.5 और नए बुक में एग्जाम्पल 1.5 है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2.5 और 1.5 न्यू बुक में वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, उसको आप पहले लिख लें। पहले जो गिवन रहता है उसको लिखने की कोशिश करें, फिर एब्रिविएशन जो यूज़ करते हैं आप उसको डाल दें, क्योंकि क्वेश्चन में 298 केल्विन पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का 200 और 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। साथ में मैंने मास भी लिख करके रखा है 25.5 और 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। अब मोलर मास निकाल लेंगे क्लोरोफॉर्म का और मोलर मास का। मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन हम निकालना है, तो हम जैसा कि जानते हैं
मास बाई मोलर मास होता है, तो एक का मोल आ जाएगा 0.47 और दूसरे का मोल आ जाएगा 0.213 क्लोरोफॉर्म का। अब हमें मोल्स मिल गया है तो हम टोटल मोल्स अब इसे कर देंगे 0.47 प्लस 0.213, जिससे कि 0.683 मोल आएगा। जैसा कि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले हम लोग कंपोनेंट 1 का निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 बाय द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है लेकिन फार्मूला बेस्ड होता है, इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। आप भी उसे देख करके बनाएं और मार्क कर लें, जिससे डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है। अब हमें डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन बाय द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन होगा जो 0.688 आएगा। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, इसलिए कोई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। जब हम 1 से माइनस कर देंगे तो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंस्टिट्यूएंट्स इज इक्वल टू 1। इस तरह से 0.312 निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब पी टोटल निकालना है तो हमें रॉल्स लॉ वाला इक्वेशन लेना होगा, इक्वेशन 5। सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो इजी हो जाएगा बनाना। तो जब हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू Ki2 का रखते हैं 0.688, तो हमें, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वोलेटाइल होगा डाइक्लोरोमीथेन, इसलिए इसे Ki2 का वैल्यू लेंगे। इस तरह से निकालते हैं तो पी टोटल हमें 347.9 mmHg मिलता है। इस तरह से हमने पी टोटल निकाल दिया। क्वेश्चन का 1 पार्ट निकल गया है। आप भी इसे लिख लें। जब कभी भी आप वीडियो से पढ़ाई करते हैं तो पहले आप NCERT को एक बार ज़रूर रीडिंग करें, उसके बाद वीडियो देखें, तब आपको आसान लगेगा पढ़ना और लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिलते जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज निकालना है। इसके लिए हमने जाना y1 इज इक्वल टू P1 बाय द P टोटल। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर निकालना है पहले वेपर फेज में। तो हम हर एक कंपोनेंट का, दोनों कंपोनेंट का, डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। जैसे डाइक्लोरोमीथेन का निकालना है तो 0.688 इंटू 415 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह का क्लोरोफॉर्म निकालना है तो 0.312 इंटू 200 mmHg मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर बाय द टोटल P वेपर प्रेशर, दोनों का जो हम डिवाइड करके निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का 0.82 आ जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म का 0.18 आ जाएगा। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, और जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, और साथ साथ ही वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज़ मोर वोलेटाइल। इसीलिए आप देखें 415 और 200 mmHg को जब हम कंपेयर करते हैं तो 415 जो है वो डाइक्लोरोमीथेन का है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वोलेटाइल होगा। और उसी हिसाब से जब हम इसका सॉल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज, तो डाइक्लोरोमीथेन का निकलता है ज़्यादा। जब हम कंपेयर करें 0.82 और 0.18 मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म रेस्पेक्टिवली। आई होप समझ में आ गया होगा तो डाइक्लोरोमीथेन का क्यों ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर, क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म CaCl3। एक्सट्रीम राइट साइड में जो मैंने लोअर सेक्शन में लिखा है, एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज़ मोर वोलेटाइल। इसको आप ध्यान से समझ लें क्योंकि ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल 2.3 कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
और इस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हुए बनाते हैं तो हमें बोर्ड में फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें शॉर्टकट अपनाना होता है। आप इसे अच्छी तरह से लिख लें और समझ लें। तो आपको मेरा तरीका कैसा लगा एक्सप्लेन करने का, प्लीज़ बताएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।